नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र कथा साहित्य के तहत आज की कक्षा में हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी पुरस्कार के बारे में। हिंदी कविता के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रमुख कवि और आधार स्तंभ माने जाते हैं। प्रसाद जी की रचनाओं में तत्समनिष्ठ शब्दावली की बहुलता है। प्रसाद का झुकाव भारतीय संस्कृति और प्राचीन गौरव की तरफ रहा। इनकी रचनाओं में एक तरफ प्रकृति के कोमल और कठोर रूपों का जीवंत चित्रण किया गया है, वहीं दूसरी ओर मानव मन के गहनतम रहस्यों और भावों की टकराहट को भी पूरी सजीवता के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रसाद के व्यक्तित्व की, उनके कृतित्व की ये विशेषताएं उनके गद्य रचनाओं में भी देखने को मिलती है। उपन्यास, कहानी, निबंध और नाटक आदि में भी प्रसाद की भाषा संस्कृतनिष्ठ तत्सम बहुल है। ये भाषा भारत के प्राचीनतम सांस्कृतिक गौरव को प्रस्तुत करने वाली है। साथ ही प्रसाद की कहानियों में, उनके उपन्यासों और निबंधों में मानव मन की गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास भी किया गया है। इनमें एक तरफ व्यक्तिगत भावों का उद्वेलन है, वहीं समष्टिगत या सामाजिक कर्तव्यों का द्वंद्व भी इसमें दिखाई देता है। ऐसी ही एक प्रतिनिधि कहानी है पुरस्कार, जिसकी मुख्य पात्र मधुलिका नाम की एक कन्या है। मधुलिका के मन में व्यक्तिगत अनुराग भाव और देशभक्ति, देश प्रेम के भावों का द्वंद्व चलता रहता है। इसी द्वंद्व को प्रसाद ने पुरस्कार कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। प्रसाद की अधिकतर कहानियों के अनुरूप इस कहानी का अंत भी सुखद या दुखद न होकर एक अलग तरह की अनुभूति को प्रस्तुत करने वाला है, जिसे हिंदी साहित्य में प्रसादांत कहा गया। तो भावों की इसी टकराहट की गूंज और अनुगूंज को सुनिए पुरस्कार कहानी में। कहानी का आरंभ प्रकृति के कोमल, मधुर और मनोहारी चित्रण के साथ होता है। आइए सुनते हैं कहानी पुरस्कार। आर्द्रा नक्षत्र आकाश के काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें देवदुंदुभी का गंभीर घोष प्राची के एक निरभ्र कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था। देखने लगा महाराज की सवारी शैलमाला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि से सौंधी बास उठ रही थी। नगर तोरण से जयघोष हुआ। भीड़ में गजराज का चामरधारी शुंड उन्नत दिखाई पड़ा। वह हर्ष और उल्लास बढ़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मल्लिका के समान बरस पड़ा। मंगल सूचना से जनता ने हर्ष ध्वनि की। रथों, हाथियों और अश्वारोहियों की पंक्ति जम गई। दर्शकों की भीड़ भी कम न थी। गजराज बैठ गया। सीढ़ियों से महाराज उतरे। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के दो दल आम्र पल्लवों से सुशोभित मंगल कलश और फूल, कुमकुम और खीलों से भरे थाल लिए मधुर गान करते हुए आगे बढ़े। महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी। पुरोहित वर्ग ने स्वस्ति वाचन किया। स्वर्ण रंजित हल की मूठ पकड़कर महाराज ने जुते हुए सुंदर पुष्ट बैलों को चलने का संकेत किया। बाजे बजने लगे। किशोरी कुमारियों ने खीलों और फूलों की वर्षा की। कौशल का ये प्रसिद्ध उत्सव था। एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती, गोठ होती। नगर निवासी उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते। प्रतिवर्ष कृषि का ये महोत्सव उत्साह से संपन्न होता। दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार इस उत्सव में बड़े चाव से आकर योग देते। मगध का एक राजकुमार अरुण अपने रथ पर बैठा बड़े कुतूहल से यह दृश्य देख रहा था। बीजों का एक थाल लिए कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी।
बीज बोते हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते तब मधुलिका उनके सामने थाल कर देती। यह खेत मधुलिका का था जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था, इसलिए बीज देने का सम्मान भी मधुलिका को ही मिला था। वह कुमारी थी, सुंदरी थी। कोशेय वसन उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ स्वयं सुशोभित हो रहा था। वह कभी उसे संभालती और कभी अपने रूखे अलकों को। कृषक बालिका के शुभ्र बाल पर श्रम कणों की भी कमी न थी। वे सब बरौनियों में गुंथे जा रहे थे। सम्मान और लज्जा उसके अधरों पर मंद मुस्कुराहट के साथ सिहर उठते। किंतु महाराज को बीज देने में उसने शिथिलता नहीं की। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे, विस्मय से, कौतूहल से, और अरुण देख रहा था कृषक कुमारी मधुलिका को। आह, कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन। उत्सव का प्रधान कृत्य समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका के खेत का पुरस्कार दिया। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं थी। यह राजकीय अनुग्रह था। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु साथ ही उसमें रखी स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दिया। मधुलिका की उस समय की ऊर्ध्वस्वित मूर्ति लोग आश्चर्य से देखने लगे। महाराज की भ्रकुटी भी जरा चढ़ी ही थी कि मधुलिका ने सविनय कहा, देव, यह मेरे पितृ पितामहों की भूमि है। इसे बेचना अपराध है, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। महाराज के बोलने से पहले ही वृद्ध मंत्री ने तीखे स्वर में कहा, अबोध, क्या बक रही है? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार? तेरी भूमि से 4 गुना मूल्य है। फिर कौशल का तो ये सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है। तू आज से राजकीय रक्षण पाने की अधिकारिणी हुई। इस धन से अपने को सुखी बना। राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर। महाराज को भूमि समर्पण करने में मेरा कोई विरोध न था और न है, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है। मधुलिका भी उत्तेजित हो उठी थी। महाराज के संकेत करने पर मंत्री ने कहा, देव, वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंह मित्र की यह एकमात्र कन्या है। महाराज चौंक उठे। सिंह मित्र की कन्या, जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रख ली थी, उसी वीर की मधुलिका कन्या है? हाँ देव, सविनय मंत्री ने कहा। इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या है मंत्रीवर? महाराज ने पूछा। देव, नियम तो बहुत साधारण है। किसी भी अच्छी भूमि को उत्सव के लिए चुनकर नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता है, वह भी अत्यंत अनुग्रहपूर्वक, अर्थात भूमि संपत्ति का 4 गुना मूल्य उसे मिलता है। उस खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता है, वह राजा का खेत कहा जाता है। महाराज को विचार संघर्ष से विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी। महाराज चुप रहे। जय घोष के साथ सभा विसर्जित हुई। सब अपने अपने शिविरों में चले गए, किंतु मधुलिका को उत्सव में फिर किसी ने न देखा। वह अपने खेत की सीमा पर विशाल मधुक वृक्ष के चिकने हरे पत्तों की छाया में अनमनी चुपचाप बैठी रही। रात्रि का उत्सव अब विश्राम ले रहा था। राजकुमार अरुण उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। अपने विश्राम भवन में जागरण कर रहा था। उसके आंखों में नींद नहीं थी। प्राची में जैसे गुलाबी खिल रहा हो, वह रंग उसकी आंखों में था। सामने देखा तो मुंडेर पर एक कपोती एक पैर पर खड़ी पंख फैलाए अंगड़ाई ले रही थी। राजकुमार उठ खड़ा हुआ। द्वार पर सुसज्जित अश्व था। वह देखते देखते नगर तोरण पर जा पहुंचा। रक्षकगण ऊँग रहे थे। अश्व के पैरों के शब्द से एकदम चौंक उठे। युवक कुमार तीर सा निकल गया। सिंधु देश का तुरंग प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था। घूमता घूमता अरुण उसी मधुक वृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां मधुलिका अपने हाथ पर सिर धरे हुए खिन्न निद्रा का सुख ले रही थी। अरुण ने देखा, एक खिन्न माधवी लता वृक्ष की शाखा से हटकर पड़ी है। सुमन मुकुलित
भ्रमर निष्पन्द थे। अरुण ने अपने अश्व को मौन रहने का संकेत किया उस सुषमा को देखने के लिए, परंतु कोकिल बोल उठा। जैसे उसने अरुण से प्रश्न किया, छी, राजकुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले धृष्ट तुम कौन हो? मधुलिका की आंखें खुल गई। उसने देखा एक अपरिचित युवक। वह संकोच से उठ बैठी। भद्रे, तुम ही न कल के उत्सव की संचालिका रही हो। उत्सव? हाँ, उत्सव ही तो था। कल उस सम्मान। क्यों? आपको कल का स्वप्न सता रहा है भद्र? आप क्या मुझे इस अवस्था में संतुष्ट न रहने देंगे? मेरा हृदय तुम्हारी उसी छवि का भक्त बन गया है देवी। मेरे उस अभिनय का, मेरी विडंबना का। मनुष्य कितना निर्दयी है। अपरिचित, क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग। सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरे हृदय की भावना अवगुंठन में रहना नहीं जानती। उसे अपनी राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूँ, आप नंद बिहारी, और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। आज मेरी स्नेह की भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लिया गया। मैं दुख से विकल हूँ, मेरा उपहास न करो। मैं कौशल नदेश से तुम्हें तुम्हारी भूमि दिलवा दूंगा। नहीं नहीं, वह कौशल का राष्ट्रीय नियम है, मैं उसे बदलना नहीं चाहती, चाहे उससे मुझे कितना ही दुख हो। तब तुम्हारा रहस्य क्या है? यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। राजकुमार, नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की तरफ न खींचकर एक कृषक बालिका का अपमान करने न आता। मधुलिका उठ खड़ी हुई। चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा। किशोर किरणों में उसका रत्न किरीट चमक उठा। अश्व वेग से चला जा रहा था और मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके क्या स्वयं आहत न हुई होगी? उसके हृदय में भी एक टीस सी उठने लगी। वह सजल नेत्रों से उड़ती हुई धूल देखने लगी। कहानी का दूसरा और अंतिम भाग आगामी कक्षा में।